अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके कोई सिम्पटम्स, जिसकी कोई जो है जिसकी वजह से कोई परेशानी लोगों को आम तौर पे नहीं होती है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है वेरिकोसील। वो किस वजह से है, क्या कारण है, क्यों हम आज की इस वीडियो में वेरिकोसील के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। असल में वेरिकोसील जो है, बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा सा उनकी जो है स्टडी कम हुई होती है या पढ़े लिखे होते ही नहीं हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं मेल इनफर्टिलिटी को लेकर के, यानी कि उनको ओलिगोस्पर्मिया होता है, एजोस्पर्मिया होता है, एस्थेनोस्पर्मिया या टेरेटोस्पर्मिया होता है। इस तरह के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, अच्छा, एक एक्सपीरियंस आने के बाद, एक टाइम तक लोगों का ट्रीटमेंट करने के बाद एक चीज़ समझ में आती है सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को देखने के बाद कि हाँ, इसमें जो हमें पैटर्न्स दिख रहे हैं एबनॉर्मलिटीज़ के, जो हमें पैटर्न्स दिख रहे हैं डिक्रीज़ मोटिलिटी के, वो कहीं ना कहीं वेरिकोसील की वजह से आमतौर पे हम लोगों में देखते हैं। तो उस रिपोर्ट को देखने के बाद, सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को देखने के बाद, जब ये ऐसा फील होता है कि इसको वेरिकोसील हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको वेरिकोसील हो इस पेशेंट को, तो उसको कंफर्म करने के लिए जब हम यूएसजी स्क्रोटम कराते हैं, स्कैन कराते हैं, तो बहुत मर्तबा चूँकि ये अनकॉमन इन्वेस्टिगेशन होती है, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, सोनोलॉजिस्ट जो होते हैं, जनरली वो एब्डोमेन का स्कैन करते रहते हैं दिन भर, लेकिन स्क्रोटम का स्कैन इतना कॉमन नहीं होता है, ये अनकॉमन होता है। सो या तो वो लोग मिस कर जाते हैं इसके डायग्नोसिस को, या फिर वो समझ नहीं पाते हैं, जो भी बात होती हो वो रिपोर्ट नॉर्मल बना करके दे देते हैं। अब हम उस रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर उनका ट्रीटमेंट चलाते हैं, ये मान करके कि उनको वेरिकोसील नहीं है। ऐसे अभी बहुत सारे पेशेंट में इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिली है, और हमें भी बहुत अफसोस होता है ऐसे पेशेंट में कि जब एक मेडिसिन के थ्रू, जब एक ट्रीटमेंट के थ्रू आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाया जा रहा है, अब मेडिसिन के थ्रू आपके स्पर्म काउंट को नॉर्मल किया जा रहा है, सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को नॉर्मल लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसी बीच अचानक से आपका जो सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट कार्ड है बेसिकली वो डिक्रीज़ हो जाए, तो कितना बुरा लगेगा। जितना बुरा आपको लगता है उससे कहीं ज़्यादा बुरा हमें लगता है। लेकिन ये परेशानी होती क्यों है, ये हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है, ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, तो ट्रीटमेंट के दौरान किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको किस तरीके से क्यों फॉलो करना है, ये आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्यूरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। क्यूरेबल का मतलब कि जो बीमारी होती है उसको जड़ से ख़त्म किया जाता है, उसको जो है सप्रेस नहीं किया जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो आप एक मतलब हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो बात हम कर रहे हैं वेरिकोसील के बारे में। अभी पिछले मर्तबा भी हमने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। एक पेशेंट हमारे बिहार के थे, वो बहुत परेशान थे। उनकी रिपोर्ट जो है बहुत ज़माने से ऐसी ही अप डाउन हो रही थी, और हमको उनके पैटर्न से लगता था कि उनको वेरिकोसील हो सकता है। हमने उनकी जांच भी कराई थी, यूएसजी स्क्रोटम भी कराया था, और उनकी रिपोर्ट में वेरिकोसील फाइंड आउट नहीं हुआ था, और तो उसी तरीके से हम ट्रीटमेंट दे रहे थे, और प्रिकॉशंस और मेडिसिन जो हैं वेरिकोसील के लिए उनको एडवाइस नहीं की जा रही थी। फिर लास्ट में वही हुआ, उनको एजोस्पर्मिया हो गया था,
उनका केस जो है एंजियोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो गया था। उसके बारे में आपने देखा। फिर वो पेशेंट बहुत परेशान हुए, हमारे सेंटर पर तशरीफ़ लाए, हमने यहाँ पर उनका यूएसजी स्क्रोटम रिपीट कराया तो वेरिकोसील फाइंड आउट हुआ था। तो उसके हिसाब से फिर हमने उनको प्रिकॉशंस बताए थे, उनको इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ में हमने मेडिसिन्स रिकमेंड की थी, एक्सरसाइजेस बताई थी उनको। फिर उनका ट्रीटमेंट 2-3 महीने चला था और उनका जो है काउंट भी आ गया था और काफ़ी नॉर्मल भी हो गया था उनका काउंट, है ना। अब एक पेशेंट और हैं हमारे जिनके साथ भी सेम यही कंडीशन फिर से हुई। उनको एंजियोस्पर्मिया तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। ट्रीटमेंट के चलने के साथ साथ उनका जो काउंट होना चाहिए, जो मोटिलिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए, उस तरीके से इंक्रीज़ भी नहीं हो रही थी। और अचानक से उनका जो है सीमेन एनालिसिस में जो रिपोर्ट्स थी बेसिकली वो और डिक्रीज़ हो गई, काउंट डिक्रीज़ हो गया, मोटिलिटी डिक्रीज़ हो गई, मॉर्फोलॉजी ख़राब हो गई। तो अब जाहिर सी बात है पेशेंट को भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनको अपना टाइम दे रहे हैं, मेडिसिन ख़रीद रहे हैं, पैसे लगते हैं उसमें और काफ़ी पैसे लग जाते हैं कभी कभी, है ना, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में। तो अगर ऐसे सडनली स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा तो काफ़ी तकलीफ़ होती है उनको भी और हमको भी, क्योंकि अननेसेसरी किसी के पैसे वेस्ट हो जाएं तो वो हमको भी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी भी कोशिश यही है कि अगर आपका कुछ अमाउंट मेडिसिन में हमारी वजह से खर्च हो रहा है तो जिस वजह से आप खर्च कर रहे हैं वो रिज़ल्ट्स आपको मिलने चाहिए। अगर 100% नहीं तो 60 to 80% तो ज़रूर मिलने चाहिए। आपको इफ़ाक़ा फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, आपको जो है क्योर होनी चाहिए डिजीज़, ये हमारा मानना है। अननेसेसरी किसी के पैसे खर्च हो जाए, मेडिसिन आप ख़रीदें, चाहे वो मार्केट से ही ख़रीदें, कहीं से भी ख़रीदें, पैसे तो आपके लगेंगे ना। कहीं भी आपको मेडिसिन फ्री में तो नहीं मिलेंगी, उसके पैसे लगेंगे। अगर आप हमारे कहने की वजह से मेडिसिन आप ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो चीज़ आपको हासिल ना हो तो आपको जितना अफसोस हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा हमें अफसोस होता है। तो इस वजह से इस पे हम अक्सर ये डायग्नोसिस की तरफ हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और इन पेशेंट में भी हमने यूएसजी स्क्रोटम कराया था, बट वो प्रॉपर नहीं हो पाया था या जो भी वजह रही होगी, उनका वो वेरिकोसील जो था वो फाइंड आउट नहीं हो पाया था। कुछ 2-3 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद सीमेन एनालिसिस उनका डिक्रीज़ हुआ, सीमेन एनालिसिस में जो काउंट था उनका वो डिक्रीज़ हुआ, उनकी पूरी रिपोर्ट डिक्रीज़ हुई। देन उनका जो पैटर्न हमने देखा उनके रिपोर्ट्स में, उससे ये जो है नतीजा निकाला कि कहीं ना कहीं इनको वेरिकोसील हमें लग रहा है कि होगा ज़रूर। ये जब तसल्ली हो जाती है बेसिकली, उनको एक कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिशनर को, ये आता है एक्सपीरियंस है। बेसिकली वेरिकोसील ऐसी कंडीशन होती है कि जिसकी वजह से ना तो कोई सिम्टम्स आते हैं, ना पेशेंट को कोई परेशानी होती है। ग्रेड 1 to 3 तक भी आमतौर पे कोई ऐसा डायग्नोसिस क्राइटेरिया नहीं पाया जाता है। तो अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं, जाहिर सी बात है। इस पेशेंट में भी आप देख सकते हैं कि वेरिकोसील की वजह से काउंट कितना डिक्रीज़ हुआ। तो अब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि जो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। वेरिकोसील के लिए उनको इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए बोला जाता है तो वो उसको लाइटली लेते हैं, समझते नहीं हैं। कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमको ट्रीटमेंट दीजिए, अगर होगा वेरिकोसील तब भी तो आप यही ट्रीटमेंट देंगे, नहीं होगा तब भी यही ट्रीटमेंट। समझते नहीं है, ऐसा नहीं है, वही ट्रीटमेंट नहीं चलता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होता है ना। अगर वेरिकोसील है तो दूसरी दवाएं चलती हैं, वेरिकोसील नहीं है तो दूसरी दवाएं चलती हैं। तो इस वजह से आपको इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर कराने चाहिए। बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो कराते ही नहीं हैं, ऐसे ही टालते रहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब अगली मतलब हम करा देंगे, इस मतलब हमको और माफ़ कर दीजिए। माफ़ी की बात नहीं होती है, ये ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, टाइम आपका जा रहा है, पैसे आपके लग रहे हैं, इसमें हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले आपको। तो इस वजह से जो चीज़ें आपको बताई जाएँ पहले आप उनको फोकस करिए कि उनको कराइए, नंबर 1। नंबर 2, आप वो इन्वेस्टिगेशन ऐसी जगह से कराइए जहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशंस फ्रीक्वेंटली की जाती हों। नहीं समझे आप? होता क्या है कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कि अल्ट्रासाउंड लोग करते हैं तो जनरली पेट का अल्ट्रासाउंड जो है वो कॉमन होता है और लोग उसी को करते रहते हैं। तो पेट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो कंटेंट हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और प्रॉपर रिपोर्टिंग चलती रहती है। अचानक से आप स्क्रोटम का लेकर पहुंच जाते हैं तो वो स्क्रोटम इतना कॉमन नहीं है उनके लिए। स्ट्रक्चर भी जो चीज़ प्रैक्टिस जो लोग करते रहते हैं उसके बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं और उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर वे में कर देते हैं। बट एक नया स्ट्रक्चर लेकर के आप उनके पास जाते हैं तो उसके बारे में उनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है इतना एक्सपीरियंस ना हो, उस वजह से वो चीज़ें मिस हो जाती हों।
इस वजह से आपको कोशिश ये करनी है दूसरे नंबर पे कि जो स्कैन आप करा रहे हैं वो ऐसी जगह से कराएं जहां पर ये फ्रिक्वेंटली स्कैन होते रहते हों। ऐसे सोनोलॉजिस्ट से कराएं, ऐसे डॉक्टर से कराएं जो इसके बारे में जानते हों और प्रॉपर वो इसके बारे में एक्सपीरियंस रखते हों, उनसे आप कराएं। इसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है उसको अच्छे से फॉलो करें और जो एक्सरसाइजेज आपको बताई जाती हैं वो एक्सरसाइजेज आप करें और सही से ट्रीटमेंट फॉलो करें। जो प्रिकॉशंस आपको बताए जाते हैं उनसे परहेज़ करें आप, है ना। उसके बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। वेरिकोसील के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि ये नॉन क्यूरेबल ट्रीटमेंट होता है इसका, मतलब ये नॉन क्यूरेबल डिजीज़ होती है, इसका कोई क्यूरेबल ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वेरिकोसील भी क्योर हो जाता है और वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो इश्यूज़ आपके अंदर हो रहे होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप हो रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी ठीक हो जाते हैं। आपको जो इनफर्टिलिटी होती है वो इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है। इस वजह से आप परेशान हरगिज़ ना हो, सही से ट्रीटमेंट करें, सही से डायग्नोसिस होनी चाहिए, आपकी रिपोर्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ये बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो सकती है और वेरिकोसील भी आपका ठीक हो सकता है और इसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी है वो भी आपकी ठीक हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।